नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अपनी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसी वर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मैं आज से ही आपके लिए कोई सा भी कंपटीशन हो, हिंदी की बेहतरीन कालांश, हिंदी की बेहतरीन कक्षाएं लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। आप कक्षाओं को एंड तक देखिए, हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, हिंदी में कैसे जीते हैं और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे कैसे बढ़ते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो, आराम से पढ़िए, खुद देखिए और एनालिसिस कीजिए कि वास्तव में कक्षा में दम है या नहीं है। चैनल को लाइक करें और आगे बढ़ें। देखें, आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, पहली कालांश होगी। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। पहली कालांश वर्णमाला। जी हाँ, अब वर्णमाला हिंदी में कोई सा भी पाठ हो, उसकी नींव हुआ करती है वर्णमाला। अगर किसी भी पाठ को पढ़ना है तो उससे पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार बिना नींव के कोई मकान नहीं बनाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार बिना नींव के या बिना वर्णमाला के हम हिंदी नहीं पढ़ सकते। अगर हमें हिंदी पढ़नी है तो वर्णमाला आनी चाहिए। हो सकता है कि हालांकि इससे क्वेश्चन कम आए या नहीं आते हो, लेकिन मकान की नींव में कोई रहता तो नहीं है, लेकिन उसे भी भरनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में से क्वेश्चन आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो पढ़ना तो है। यह है मैंने। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वर्णमाला कंपटीशन कोई सा भी हो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। क्लास ध्यान से देखिए, आप पढ़िए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को गहराई के साथ समझिए। वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े करना संभव नहीं हो, उसे वर्ण कहते हैं। यह है वर्ण की परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा ये कहती है कि हमें परिभाषा में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उन सभी शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए। और परिभाषा क्या करती है, इसका भी अर्थ समझ में आना चाहिए। परिभाषा कहती है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड, एक शब्द लिखा मैंने खंड, या टुकड़े करना संभव नहीं हो, उसे वर्ण कहते हैं। आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे कि हिंदी में बिंदी की भी गलती हुआ करती है। तो मैंने कहाँ बिंदी लगाई है, ध्यान से देखेंगे आप। इस नहीं के ऊपर हमेशा बिंदी आती है। क्या आती है? हमेशा बिंदी। दूसरी बात, है के ऊपर भी बिंदी लगाई है। अगर अंत में एक वचन को दर्शाता है तो बिंदी नहीं आती है। वाक्य के अंत में अगर बहुवचन को दर्शाता है तो बिंदी आती है। कैसे आती है? जैसे कहते हैं, ठीक है, बहुवचन, बहुवचन को दर्शा रहा तो बिंदी। कहता है, ता है तो बिंदी नहीं, कहती है, बिंदी नहीं।
अगर बहुवचन को दर्शाता है तो क्या आएगी? बिंदी। जैसे राम कहता है, बिंदी नहीं। सीता कहती है, बिंदी नहीं। अब वे कहते हैं, मतलब ये वाक्य एक वचन का तो बिंदी नहीं, ये वाक्य एक वचन का तो बिंदी, सॉरी यहाँ बिंदी नहीं आएगी, यहाँ बिंदी नहीं आएगी। ये वाक्य बहुवचन को दर्शाता है तो इसलिए है के ऊपर क्या होगी? बिंदी। कहाँ गए हम? ये रहे। तो यदि वाक्य बहुवचन को इंगित करता है, दर्शाता है, तो वहां पर क्या होगी? बिंदी। ठीक है। अब आप चलते हैं परिभाषा के अर्थ की ओर। परिभाषा क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होनी चाहिए और उसके अधिक खंड या टुकड़े नहीं होने चाहिए। एक उदाहरण रखता हूँ आपके सामने। एक मोटा सा पत्थर ले लो, इसके टुकड़े करते हो आप, और टुकड़े करते हुए आगे जाते हो। इसके टुकड़े किए मैंने, और टुकड़े करता हूँ, ये टुकड़े करते हैं, फिर टुकड़े करता हूँ तो फिर ये टुकड़े कर दिए, फिर आगे बढ़ता हूँ ये टुकड़े कर दिए। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेता हूँ और एक शब्द लिखता हूँ कम। इसके टुकड़े करता हूँ मैं, क, आगे अ, आगे मैं, और इसके आगे अ। जब इस मोटा सा पत्थर है उसकी अंतिम अवस्था चूना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार एक शब्द है, उसको तोड़ते तोड़ते अंतिम अवस्था में, जैसे ये इसको पकड़ता हूँ और क्या निकलता है? क, फलन। ये इस मोटे पत्थर की अंतिम अवस्था है चूना। शब्द है कम, इसकी अंतिम अवस्था पकड़ करके निकालता हूँ तो जो प्रत्येक अक्षर है या वर्ण है वो अंतिम अवस्था में, जब वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे, अगर शब्द हो, भाषा हो, तो भाषा में उसे क्या कहेंगे? वर्ण। अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो क्या बन जाता है? चूना। इसमें पत्थर की अंतिम अवस्था होती है तो चूना बनता है। शब्द की अंतिम अवस्था पहुंचता है तो वर्ण बनता है। अब ध्यान से देखेंगे आप क्या कि सबसे छोटी इकाई होनी चाहिए और उसके अधिक खंड टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो मैं इसका क्या करता हूँ? आपके सामने उदाहरण लिखता हूँ। कलर दूसरा ले लेता हूँ। उदाहरण जैसे क, ए, मैं, आगे बढ़ता हूँ। ध्वनि, ध्वनि की सेम परिभाषा हुआ करती है और ध्वनि की परिभाषा क्या कहती है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े करना संभव नहीं हो। अब इसमें क्या अंतर होता है वो देखोगे आप। नहीं हो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? मौखिक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसी होगी? मौखिक। उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को ध्वनि कहते हैं। फिर बहुवचन तो बिंदी।
देखेंगे आप परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े करना संभव नहीं हो और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कैसी अभिव्यक्ति? मौखिक। ठीक है। परिभाषा ऐसे भी पूछी जा सकती है वर्ण की, और इसमें कुछ चेंज करके वो क्या पूछ सकता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े करना संभव न हो, और इसमें ये भी ऐड कर सकता है। ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी 100% सही है, और वो चाहे तो इसमें क्या बदलाव कर सकता है कि इसको और अच्छा मॉडिफाई या इसे और अच्छा बनाने के लिए क्या लिख सकता है, उसकी लिखित अभिव्यक्ति को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। ऐसा भी लिख सकते। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर, ये तो लिखित है और ये मौखिक है। इसके उदाहरण लिखे जा सकते हैं, इसके उदाहरण नहीं लिखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे लिपि। और लिपि क्या होती है? लिपि भाषा को, हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इनको पहली बार पढ़ने को मिले, या सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ। आपने जो मार्केट में पढ़ रहे हैं वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये वो है जो चल रहा है ना कि मूल किताबें, अगर आप इनको पढ़ते हो तो मूल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मार्केट में हवा चल रही है मूल किताब, तो मुझे मूल पर जाना पड़ेगा, मुझे वास्तविकता बतानी पड़ेगी कि क्या ऐसा होता है। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है कि अचंभित लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये परिभाषाओं में परिभाषाएं लिखाई जा रही है। नहीं, मैं आपको जो वास्तविक रूप से मूल है, जो जड़ है, वहां से उठाना चाह रहा हूं, पहले आपकी नींव बनना चाह रहा हूं। देखते रहिए आगे। लिपि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। फिर बहुवचन को दर्शाता तो बिंदी। क्या हो है लिपि कि वर्तमान युग मीडिया का, वर्तमान युग मोबाइल युग, वर्तमान युग टीवी का, तो अभी हमें अपने भावों को, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मोबाइलों का, टीवी का, अन्य भी माध्यम है, उनका सहारा ले रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब भाषा का विकास हुआ तब ऐसा नहीं था, तो फिर हमें लिपि का विकास करना पड़ा। जी हाँ, अगर हम गांव में रहते हैं, अपना मिलने वाला कहीं दूर रहता है, अपने विचार, अपने भाव वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उस समय किसका प्रयोग करना पड़ा या किसका सहारा लेना पड़ा? लिपि। वो लिपि इस काम में आई कि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह। फिर हमने क्या करना पड़ा कि जो ध्वनि चिन्ह बनाए वो हमें क्या करने पड़े? निश्चित कैसे? कि जिसका अर्थ यहाँ पर है, जो वास्तविक है, वो आप 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर कितनी भी दूरी पर रहेंगे वही अर्थ रहेगा। वो अर्थ कैसे रहेगा कि जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में आप
आपसे जैसे कोई हलवाई कहता है कि आप ये पर्चे लो और दुकान पर जाओ, ठीक है, उसने लिखा बहुत सारे सामान लिख दिए, आप मार्केट में गए और दुकान वाले को आपने उसे दे दिया। अगर दे दिया तो जो उस पर्ची में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था वो सामान ही आपको निश्चित रूप से देगा। अगर वो आपको सही सामान देता है, उसमें लिखा हुआ है कि 1 किलो 1 केजी चीनी लिखी हुई है, अगर चीनी लिखी हुई है वो 1 केजी चीनी ही देता है, तो इसका मतलब वो चीनी को चीनी समझ रहा है, एक को एक समझ रहा है, केजी को 1 किलो समझ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, दवनी चिन्ह है वो निश्चित नहीं होते, तो एक को अपने की इच्छा के अनुसार 11 भी समझ सकता था, केजी को जो जगह है वो किलोमीटर भी समझ सकता था, और चीनी की जगह हो सकता है कुछ भी समझे वो, चिराग चीनी की जगह वो गुड़ समझे, शक्कर समझे, चीनी समझे, इच्छा हो कुछ भी समझ सकता है, तेल भी समझ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शब्द हैं वो निश्चित हैं, और वो निश्चित है तो हमें निश्चित विषय वस्तु पर पहुंचाते हैं, और निश्चित विषय वस्तु पर पहुंचाते हैं तो हम निश्चित रूप से वही वस्तु देते हैं, वही भाव आता है, वही विचार आता है, वही भाव प्रकट करते हैं। ऐसा कैसे हुआ? लिपि के माध्यम से। तो ये लिपि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भाषा के विकास में। भाषा का विकास तो है से अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है, इसका है लिपि। हो सकता है आज क्लास धीमी हो, निश्चित रूप से अगर आप कंटिन्यू कालांश को देखते हैं, निश्चित रूप से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छी आपकी पकड़ होगी। लिपि अब आपको पता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि, अगर मैं लिपि की बात करूं तो लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों, बहुवचन है तो हिंदी, कुल वर्णों की संख्या पहले 52 हुआ करती थी, एक और नया वर्ण जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं अड़ा, बोलते हैं काड़ा घोड़ा तो अड़ा। वर्तमान में कितनी हो गई? 53। पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी तक हमने पढ़ा वर्ण, ध्वनि और लिपि। लिपि देखिए तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 53। क्या पढ़ा देखेंगे हम। लिपि पढ़ी और लिपि में सॉरी एक बार शुरू से देख लेते हैं। क्या पढ़ा कि वर्ण, अब शॉर्ट में बताता हूं कि अंतिम और क्या होता है? लिखित। ये लिखना नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। अंतिम होता है और लिखित होता है, तो क्या होता है? वर्ण। ध्वनि क्या होती है? अगर अंतिम हो, क्या हो? अंतिम। और मौखिक, तो वो क्या होती है? ध्वनि। लिपि क्या होती है? निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित ध्वनि चिन्ह। अपनी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। लिपि देवनागरी है और कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 53। नया कौन सा? ये अपना शॉर्ट रिवीजन है।
अब तक जो पढ़ा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे याद रखते हैं तो आपको 100% चीजें याद रहती है। और चीजें याद रहती है तो आप लंबे समय तक लिखने के लिए ऐसे अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं तो लंबे समय तक याद रहती है। इसके आगे हम बात करते हैं वर्णमाला, इसकी वर्णमाला की, क्योंकि वर्णमाला होती क्या है। ऐसी माला, आप माला से तो पहले से परिचित है कि माला में क्या होता है कि एक फूल को दूसरा फूल क्रम से जोड़ते जाते हैं और कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो यही वर्णमाला की परिभाषा है। क्या है वर्णमाला की परिभाषा? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसे होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, तो यहाँ से पूछ ले जाते हैं कौन कौन से कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अभी हमने इसका शॉर्ट रिवीजन किया। दूसरी चीज और लिखता हूं, अर्थ के आधार पर भाषा की, इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब क्या होना चाहिए? अर्थ। अब वो क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी। तो क्या होता है? शब्द। शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। आगे बढ़ो। और तीसरी चीज है, यहाँ से क्या पूछी जाती है कि भाषा की पूर्णतः इकाई, भाषा की पूर्णतः इकाई वो क्या होती है? अब वो होती है वर्ण। यहाँ तक हमने पढ़ा, समझा, इसी में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के भेद। हिंदी वर्णमाला के भेद। हिंदी वर्णमाला के भेद, और इसे हम कल पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप सिर्फ उस व्यक्ति को ही शेयर करें जिसे आप वास्तव में चाहते हैं कि वो पढ़े। अन्यथा मुझे किसी और को दिखाने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तब तक जय हिंद, जय भारत।